अक्सर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से लोग गाड़ियों की साफ सफाई के लिए नौकर रखा करते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि 1000 रुपए के चक्कर में कहीं आपको लाखों की चपत ना लग जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जयपुर में एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो पहले तो लोगों को अपने भरोसे में लेता है, फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। जयपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा ही गैंग चढ़ा। आखिर क्या यह पूरा मामला है और पुलिस इस गैंग को कैसे पकड़ पाई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 20 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो बेहद डराने वाला था। हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरत में था। फिल्मी स्टाइल में कुछ बदमाश सड़क पर निकलते हैं, पलक झपकते ही नोटों के बंडल लूटकर रफू चक्कर हो जाते हैं। फर्राटे के साथ घटना का वीडियो हर मोबाइल चलाने वाले शख्स के पास पहुंच जाता है। जांच में पता चला कि ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि जयपुर के बरकत नगर बाजार की है। सीसीटीवी को देखकर पुलिस भी हैरान थी। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि बदमाश बेखौफ हैं। घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस और बदमाशों की आंख में चौली का ये खेल खत्म हुआ। महज 48 घंटे के बाद 300 सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये पेशेवर गैंग बचपन से ही अपने काले कारनामों को अंजाम दे रही थी। महेश नगर नाले के पास बस्ती में दोनों का रहना पाया गया। इन दोनों को जब लेकर आए थाने, इनसे पूछताछ की, तब मालूम चला कि इनके खिलाफ कई और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। इनका वारदात का तरीका पूछा गया तो ये घरों में रोज सुबह गाड़ी सफाई का काम करने जाते हैं, घरों में गाड़ी की सफाई करते हैं, घरों में भी सफाई का काम करते हैं, शौचालय वगैरह भी साफ करते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ कोई किसी तरह की इनको भनक लग जाती है वहाँ पे चोरी, नकबजनी या पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात भी कर देते हैं। इनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज मिले हैं और ये जब छोटे थे, नाबालिग थे, उस टाइम पे भी दोनों जेल जा चुके हैं। सुना आपने, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उस उम्र में गैंग के दोनों बदमाश आलोक और लोकेश अपराध के दलदल में घुस गए। अपने हाथ की सफाई और शातिराना दिमाग से हर घर को और हर एक सड़क पर चलने वाले लोगों को निशाना बनाने लगे, चाहे चोरी हो, लूट हो या फिर नकबजनी। अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए ये गैंग बड़ी बेरहमी से लोगों को अपना शिकार बना रही थी। न दया न इंसानियत, बस इरादा था तो बड़े अपराध को अंजाम देना। अपनी बेटी की शादी के लिए बाजार में शॉपिंग करने आई मां के गिड़गिड़ाने पर भी इन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा और पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किए हुए 50,000 रुपए लूट कर ये बदमाश फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग का तरीका भी बेहद शातिराना था। घर में गाड़ी की सफाई करने के बहाने ये गैंग 500 में पहले मालिकों का विश्वास हासिल करती है, उसके बाद उसी घर को अपना निशाना बनाती है। वारदात करने के लिए पुलिस की पकड़ में न आए, इसके लिए बदमाश पहले सड़कों पर खड़ी रहने वाली बाइक चोरी करते हैं। इस गैंग ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, नकबजनी समेत कई आपराधिक वारदातों को करना कबूल किया है। एक का नाम लोकेश है, लोकेश छोटू, और दूसरे का नाम आलोक उमरवाल। मैम ये क्या गैंग है, पेशेवर गैंग है, किस तरह करती है वारदातें? ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब भी इन्हें कोई वारदात को अंजाम देना होता है तो दोनों साथ हो जाते हैं। घरों के बाहर से रैकी करते हुए निकलते हैं। रैकी करते हुए कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी सामान इन्हें मिलता है या कहीं खाली घर मिलता है तो वारदात करते हैं। वारदात से पहले किस तरह के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से लाते हैं? वाहन चोरी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगली वारदात को अंजाम देते हैं। अब तक ये गैंग पुलिस की पकड़ से दूर थी, लोग भी अनजान थे, लेकिन जयपुर में हुई एक लूट की वारदात ने गाड़ी की सफाई करने वाले गैंग बेनकाब कर दिए। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए। अगर आप भी घर पर कोई भी गाड़ी सफाई करने वाला शख्स रख रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए, वरना आप भी ऐसे बदमाशों का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये घरों के बाहर गाड़ियाँ साफ करने का काम करते हैं और इनके शौक जो है वो महंगे शौक है। अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातें करते हैं और विशेष तौर पर इनका निशाना वही होता है कि जो गाड़ियाँ साफ करने को इनको बुलाते हैं, उनसे महीने के पैसे लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उनको वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है
माना जा सकता है कि पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं ब्यावर में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। यहां एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को परेशान कर दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि ब्यावर जिले में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है क्या? आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दिया, जिससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल चालक का इलाज चल रहा है और पुलिस बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और ये बेहद परेशान करने वाला मामला है, जिस तरीके से एक घायल चालक का इलाज चल रहा है, अंधेरे का फायदा उठा करके आरोपी मौके से फरार हो जाता है। आरोपियों की तलाश तो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक सुराग कोई खास नहीं लगा है उनके हाथ। बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद दिखाई दे रहे हैं और यहां पर क्योंकि इस तरीके की घटना हुई है जिससे लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि पुलिस भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही, क्योंकि अज्ञात बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अब आप समझिए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा की, उसी खाकी के ऊपर या उसी पुलिस के ऊपर अगर बदमाश फायरिंग कर दें तो क्या हो। अब इस घटना को लेकर के जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, लोग डरे हुए हैं और ये अपने मन में सवाल भी उनके मन में उठ रहा है कि आखिर अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं तो उनका क्या होगा और उनकी सुरक्षा कौन करेगा। आपको ये वाली रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको जरा एक और तस्वीर आपको बताते हैं, एक और खबर के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान के अंदर लुटेरी दुल्हन के लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धौलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिस दुल्हन को एक परिवार अपने घर का सदस्य बनाकर लाया, जिस दुल्हन पर सबने प्यार लुटाया, उसी दुल्हन ने इस परिवार का विश्वास तोड़ दिया और खाने में नशीली चीज मिलाकर परिवार को खिला दी और इसके बाद वो फरार हो गए। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पेफेरा गांव में अजीब मामला देखने को मिला है। सुहागरात को दुल्हन पति और उसके सभी परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर रात में ही घर से बड़ी बहन के साथ फरार हो गई। सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ देखकर होश उड़ गए। पति और दूसरे परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख दुल्हन और उसकी बड़ी बहन, उसके साथ ही बिचौलियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। आगरा से पुलिस ने बिचौलियों को दबोच लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पेफेरा गांव निवासी सोनू कुमार की शादी 6 दिसंबर को हुई। बिचौलिए ने मंजू से 1,20,000 रुपए में रिश्ता तय कराया था। शादी में भी लगभग 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। झारखंड की मंजू से उसकी आगरा में शादी हुई। कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की सभी रस्में अदा हुई थी। शादी होने के बाद दुल्हन को विदा कराकर घर लेकर आए। घर पर भी शादी की सभी रस्में निभाई गईं। दुल्हन ने पहली बार परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया। खाने में दुल्हन मंजू या उसकी बड़ी बहन ने नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। रात में घर के सभी सदस्य बेहोश हो गए। सुबह जब परिजनों को होश आया तो होश उड़ गए। सोनू और उसके पिता सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने कर्ज लेकर ये शादी की थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटनास्थल पर मौके का मुआयना किया और एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए। सोनू और उसके पिता सुरेश की हालत में सुधार होने पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। लास्ट वाली रात के दिन के हमको नहीं पता था कि माल सब्जी में कुछ मिला दिया है कि नहीं मिला दिया, हम देखने के लिए। खाना खाया आप लोगों ने साथ में? साथ में सब लोगों ने बैठ के खाया था। 4 लोग साथ में खा रहे थे। तो फिर आप लोग हुए बेहोश? हम बेहोश हो गए थे 1 घंटे में जी। हाँ, फिर हमारा होश नहीं रहा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सुबह जगार हुई तब वो लोग भाग गए थे? वे लोग भाग गए थे। देखा तो घर में से इधर सब बड़ा कुंडा पड़ा इधर पड़ा था। कौन कौन था उनमें? अब जैसे कि हमारा कितना आदमी था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आपकी पत्नी थी। हाँ, हमारी पत्नी थी। और कौन था उनके साथ? एक बहन की साली थी, बड़ी वाली। अच्छा, वो। हाँ, तो यहाँ पे देखा तो ना तो भाई थे और बहन जी थी बड़ी वाली, तो वो भी बेहोश पड़ी थी। भाभी थी, वो भी बेहोश पड़ी थी। बड़े भाई थे, वो उधर पड़े थे खेत में, उन्हें वहां से लेके आए उठा के। जो लोग जैसे बीमार हुए सभी, उनकी तबीयत खराब हुई तो कहाँ भर्ती कराया आपने? बसई नवाब। अब कैसी तबीयत है इनकी?
अब तो सही है। जान पहचान थी तो वो बातें करी थी तो इनने बोला था मेरे भाई ने कि मेरा भतीजा है, उनकी शादी करवा दो, कि करवा देंगे। फिर भाई के लिए फोन करा, फिर गए थे देखने, लड़की राजी हो गई थी, फिर शादी रच गई थी। चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने कई टीम गठित की है। पुलिस ने दबिश देकर शादी कराने वाले बिचौलिए को तो दबोच ही लिया है। दुल्हन और उसकी बड़ी बहन की पुलिस तलाश कर रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं सूचना मिली कि सोनू सनोप सुरेश जाति कोली निवासी पिपरेरा के घर में परसों एक दुल्हन आई थी जो रोटी गोभी की सब्जी में कुछ नशीला पदार्थ नींद की गोलियां खिला के घर से निकल गई। हम मौके पर आए, एफएसएल टीम बुलवाई गई, मौखिक कार्रवाई की गई। इनके घर की बाद कार्रवाई इनसे तलाशी लिवाई गई तो इन द्वारा बताया कि हमारा कोई जेवर और पैसे नहीं लेके गई, खाली हाथ गई है और इनसे रिपोर्ट के लिए निवेदन किया गया। जैसी सूरत होगी, जैसी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्याय मिलना चाहिए हमें। कानूनी कार्रवाई क्या है? कानूनी कार्रवाई बोल के गए हैं चौकी पे। बड़े भाई हैं हमारे, वो आगरा से आए हैं, बिचौलिया को लेकर उसे बिचौलिया को बंद कर लिया और बड़े भाई को भी बंद कर लिया। तो बहरहाल हमारे साथ सोनू का परिवार था और कह सकते हैं कि परिवार अभी भी एक कह सकते हैं भय का माहौल है। 6 तारीख को इसकी शादी होती है सोनू की, और शादी के महज 3 दिन बाद दुल्हन यहाँ पर पूरे परिवार को बेहोश करके मौके से फरार हो जाती है। पुलिस ने मौका मुआयना किया है, एफएसएल टीम को बुलाया है, एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं और पुलिस भी फिलहाल इस मामले को लेकर गंभीर है और कार्रवाई में जुटी हुई है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। तो ये लुटेरी दुल्हन की कहानी थी जिसके बारे में हमने आपको दिखाया और कैसे इस घटना को अंजाम दिया, कैसे वो फरार हो गई, इस सब कुछ चीजें हमने आपको बताई। लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले हमने आपको वादा किया था कि एक और खबर दिखाएंगे। वो ब्यावर से खबर थी जहां बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं, जहां पर पुलिस भी सवालों के घेरे में आ चुकी है क्योंकि पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया था। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने जहां पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। कैसे सब कुछ हुआ, लोगों के मन में क्या सवाल हैं, जरा एक रिपोर्ट आपको दिखा। ब्यावर के विजयनगर क्षेत्र में सोमवार देर रात NH-48 पर रात में गश्त कर रहे 112 वाहन चालक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विजयनगर थाना क्षेत्र में तैनात निजी वाहन चालक सीताराम को पेट के नीचे गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद टीम ने उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाया, जिसके बाद उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सक फिलहाल सीताराम का इलाज कर रहे हैं और उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। विजयनगर क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी के संविदा ड्राइवर पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने पहले ड्राइवर के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया, फिर सामने से गोली मार दी। गोली सीने से होकर पेट में फंस गई। गंभीर हालत में उसे अजमेर के JLN अस्पताल भर्ती कराया गया है। विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि घटना उस समय हुई जब पुलिस गश्त के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रात में घूमने को लेकर उन्हें रोककर पूछताछ की जा रही थी। इस पर युवक भड़क गए, जिसके बाद अचानक सीताराम पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गोली कमर के नीचे लगी, जिससे सीताराम लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गश्त के दौरान डीओ और 112 के ड्राइवर गश्त में गए थे। बाद गश्त वापस लौट रहा था। 2 सस्पेक्ट लोग रास्ते में मिले मोटरसाइकिल से। इन्होंने रोक के उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान जो सस्पेक्ट थे उन लोगों ने फायर कर दिया, उसके ऊपर घायल हुआ है, जिसको JLN में भर्ती और मुकदमा दर्ज कर लिया। अनुसंधान जारी, तलाश की जा रही है। फायरिंग करने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर हाईवे पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। NH-48 पर लगे CCTV, टोल नाकों पर उपलब्ध कैमरा फुटेज और आसपास के एरिया की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी खंगारोत ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। ब्यावर के विजयनगर में NH-48 पर रात्रि गश्त के दौरान 112 वाहन चालक सीताराम पर अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। गोली पेट के नीचे लगी। हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पूछताछ किए जाने पर आरोपी भड़ककर फरार हो गए। पुलिस ने हाईवे और टोल नाकों के CCTV
फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। एक हमलावर की पहचान हो चुकी है और टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और प्रदेश से लगातार साइबर ठगी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं और इन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कई तरह के ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। अब इसी के साथ साइबर ठगी करने वाले अपराधियों पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। जोधपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पुलिस ने साइबर ठग पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। कैसे कार्रवाई की और पूरा मामला क्या है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। प्रदेश में पुलिस साइबर ठगों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और कई मामलों में अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। इसी कड़ी में जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर दी। ये कार्रवाई नए अपराध कानून की धारा 107 के तहत की गई। डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल ने बताया कि आरोपी छैलो सिंह लंबे समय से साइबर ठगी में सक्रिय था और अपराध से काफी पैसा कमा रहा था। 8 अगस्त को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी को रोका। गाड़ी में 3 युवक सवार थे। पूछताछ में सामने आया कि उनमें एक छैलो सिंह है, जिसके खिलाफ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मामला दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो साइबर अपराधी है। उसके खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। जांच में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। इस कमाई से उसने 36 लाख रुपए की कार खरीदी। गांव में 56 लाख रुपए का आलीशान मकान बनवाया था। पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गाड़ी और मकान दोनों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 107 जांच अधिकारी को यह आदेश देती है कि अपराध से अर्जित संपत्ति की जांच कर उसे जब्त किया जा सके। इस प्रावधान का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी करना नहीं, बल्कि उनकी अवैध आर्थिक ताकत को खत्म करना भी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी छैलो सिंह के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और बाकी की अवैध संपत्तियों की भी जाँच की जा रही है। हमने एक अपराधी है छैलो सिंह, जो कि शूटर है और साइबर अपराधी है, यूएसडीटी का बहुत बड़ा अपराधी है। उसके खिलाफ एक हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था, मतलब इसके आपराधिक रिकॉर्ड और शरारतों पर भुगतान किया तो ये पता चला कि ये बहुत बड़ा अपराधी है और इसके बहुत सारी जगहों पर, राजस्थान ही नहीं कई जगहों पर इसके केसेस थे, जिसके अंदर जयपुर में था, गाजियाबाद में था, गुड़गांव में था, जलगांव महाराष्ट्र में थे, साइबर क्राइम के सदानगर जयपुर में थे, पूरी बदकाशी में थे, कई जगह इसके केसेस थे। जिसमें इससे पहले ये मारपीट के और पोस्टपैड का भी आरोपी रहा था और उसके बाद ये साइबर अपराध में जुड़ गया था। तो इस अपराधी के द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी, जब इसकी जाँच की गई तो उसकी एक फॉर्चूनर जिसकी लगभग कीमत 30 लाख के आसपास है और एक इसमें जो भी एक नया मकान बनाया है जिसको 55 लाख की जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होना हुई है, इन दोनों संपत्तियों को माननीय न्यायालय के आदेश से हमने इसको कुर्क कर दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोधपुर कमिश्नरेट का ये पहला मामला है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति किसी अपराधी की जो है जब्त करवाई गई है। लेकिन पुलिस की तरफ से स्पष्ट संदेश उन युवाओं के है जो युवा अपराधियों को देखकर अपराध के दलदल में जाने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट संदेश है कि अपराधी प्रवृत्ति से कमाया गया पैसा कानून के अंतर्गत जब्त किया जाता है और पुलिस कमिश्नरेट की ये पहली भली कार्रवाई हो, लेकिन आने वाले दिनों में कई कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और वही राजस्थान में बम धमकी वाले ईमेल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रशासनिक दफ्तर बार बार खाली कराने पड़ रहे हैं। कहीं जांच चल रही है और कहीं कामकाज रुक रहा है और हर धमकी के बाद वही नतीजा सामने आ रहा है। सर्च तो होती है लेकिन कोई विस्फोटक वहां पर नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो लगातार पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है? कौन है जो 40 दिनों में चौथी बार हाईकोर्ट को निशाना बना रहा है? और कौन है जिसकी वजह से पुलिस, अदालतें और आम लोग लगातार डर और अनिश्चितता में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार धमकी भरे मेल, शरारत या साजिश का खेल, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां,
कहां से आ रही बम वाली धमकियां? राजस्थान में बम धमकी वाले ईमेल का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जयपुर हाईकोर्ट से लेकर कोटा कलेक्ट्रेट, जोधपुर, अजमेर, अलवर और उदयपुर जैसे जिलों तक प्रशासनिक दफ्तरों को धमकी भरे मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह करीब 9:43 पर रजिस्ट्रार सीपीसी को धमकी भरा मेल मिला, जिसके तुरंत बाद बिल्डिंग खाली करा ली गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने परिसर की तलाशी शुरू की। बाहर वकीलों और लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और 72 घंटे के अंदर ये तीसरी धमकी है। उसके बाद एटीएस की टीम, बम डिफ्यूजर टीम, इसके साथ ही पुलिस, सिविल डिफेंस टीम, सभी टीमें जो सभी एजेंसी मौके पर पहुंची और हाईकोर्ट में पूरी तरह से सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन सर्च अभियान में किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली। करीब 2.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और दोपहर 12:30 पर जांच एजेंसियों ने बिल्डिंग को सुरक्षित घोषित कर दिया। हाईकोर्ट को पिछले 40 दिनों में ये चौथी धमकी मिली है। आज भी सभी सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। लगातार मिल रही धमकियों की वजह से अदालत का काम भी प्रभावित हो रहा है। वकीलों और जजों में नाराजगी बढ़ रही है। पुलिस अभी तक मेल करने वाले को ट्रेस नहीं कर सकी है। देखिए, पिछले वर्किंग डे पे भी शुक्रवार को ऐसा हुआ था और आज भी बहस के दौरान करीब 11 बजे हाईकोर्ट में बम की न्यूज़ आई। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आज हाईकोर्ट में सॉल्व होने थे, रिक्रूटमेंट से लेके, लोगों की जॉब से लेके और स्टूडेंट से लेके। और हर बार जो ये चीज़ हो रही है ये बहुत ही शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और उसकी पुलिस के लिए भी कि ये रोज़ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब न्यायालय का काम तो बिल्कुल बंद हो जाएगा और जो महत्वपूर्ण मुद्दे की जो सुनवाइयाँ बड़ी मुश्किलों से डेट्स मिलती हैं, बहुत मुश्किलों से फाइनल डिस्पोजल पे केस आते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खराब बात है। इस पे हाईकोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है उसको बहुत गंभीरता से ध्यान देते हुए इसका निस्तारण करने की जरूरत है। हाईकोर्ट को पहली बार 31 अक्टूबर को धमकी भरा मेल मिला था। इसके बाद 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को भी इसी तरह ईमेल के माध्यम से धमकियां दी गई थी, जिसके बाद बार बार परिसर खाली कराना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक फर्जी ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को जांच सौंपी गई है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, प्रवेश निरीक्षण बढ़ाने और निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जहां से वास्तव में ये कौन मेल कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, इस तरह से मखौल उड़ जाएगा। जब पूरे राजस्थान का जुडिशरी का जो मुख्य केंद्र है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है तो आम जनता तो अपने आप को पूरा तरह से अनसेफ महसूस करेगी। तो इस पर गंभीरता से और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। 2 दिन पहले कोटा में भी धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुईं। कोटा कलेक्ट्रेट में सोमवार को आए ईमेल में कलेक्ट्रेट और कोचिंग सेंटरों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। तलाशी के बाद संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में जयपुर हाईकोर्ट, जयपुर कलेक्ट्रेट के अलावा कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर के सरकारी दफ्तरों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। हर जगह पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने तलाशी की, लेकिन किसी भी स्थान पर संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साइबर टीम ईमेल भेजने वालों की लोकेशन और पहचान पर काम कर रही है। पुलिस की इसमें बात नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी की बात है। जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे विश्व में इस तरीके की टेक्नोलॉजी, आप VPN देखिएगा तो वो इंटरनेट पर कोई भी VPN खरीद सकता है। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ। डार्क वेब में जाकर कोई भी किसी भी तरीके की कॉन्ट्राबैंड या फिर गलत चीज़ों को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो इस तरीके की है। बाकी जैसा मैंने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि भाई जो नेशनल लेवल या मल्टीलैटरल लेवल पर जो डेटा शेयर करने की बात है, वो सर्वर का एक्सेस मिलना हमें कि वो IP कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो संबंधित एजेंसी से मिल सकता है। देश में धमकी भरे ईमेल मिलने के मामलों में दिल्ली NCR पहले, मुंबई दूसरे, बेंगलोर तीसरे और हैदराबाद चौथे स्थान पर है, जबकि जयपुर 5वें नंबर पर है। साल 2025 में ऐसे 57 ईमेल मिल चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मेल भेजने का पैटर्न संगठित और तकनीकी रूप से जटिल है, इसलिए पहचान में देरी हो रही है। अभी डिटेल टीम वर्क कर रही है, कहाँ से आया था, पीछे कौन है, उसके पीछे कितने बजे आया था सर मेल? ये डिटेल आपको बता। किस मेल पे आया था सर? ये कलेक्टर साहब के हैं, DM साहब। सर कोटा कलेक्ट्री है, इसके अलावा और भी कहीं? इसके अलावा भी एक कैंपस है जिसपे पैनिक होने वाली बात नहीं है। हम रूल आउट कर रहे हैं, झूठा भी हो सकता है
लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोग उसकी एंट्री से पता चलता है। तो अभी कहाँ से निगम से कौन अभी सारी टीमें लगी हुई हैं, SDRF है, पुलिस है और फायर है, इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड है और रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF है, सारी सेना की मदद ली गई। डिफेंस। बार बार मिल रही इन धमकियों की वजह से आम लोगों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियां मेल करने वालों की पहचान, लोकेशन और IP एड्रेस का पता लगाने में जुटी हैं। राजस्थान में बढ़ते इन बम धमकी मेलों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य को अब साइबर सुरक्षा से लेकर भौतिक सुरक्षा तक दोनों मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। लगातार आ रहे ये मेल चाहे शरारत के हों या फिर किसी बड़े मकसद का हिस्सा, पुलिस प्रशासन को हर धमकी को वास्तविक खतरे की तरह लेते हुए कार्रवाई करनी होगी और धमकी भरे थ्रेट के सिलसिले को रोकना होगा। भले ही 50 से ज्यादा मिली धमकियों में अभी तक कोई गंभीर मामला नजर नहीं आया है, लेकिन ये सब मामले राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हो सकता है किसी की शरारत हो सकता है कि एक संगठित नेटवर्क इन धमकियों को अंजाम दे रहा हो, लेकिन अभी तक इन्हें ट्रेस आउट नहीं किया जाना ये बता रहा है कि साइबर सिक्योरिटी और खास तौर पर इस तरह के मामलों में जांच प्रणाली को और अधिक बेहतर करने की दरकार है। सहयोगी दीपक चावला के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।